नमस्कार। हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे जिसमें हमने पहला फंडामेंटल राइट पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ रहे थे राइट टू फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, ये जो राइट टू फ्रीडम है, ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आता है, जिसमें हमने आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 ये दो पढ़ लिए थे। आज 21 और 22 ये दो पढ़ेंगे। ये 21 और 22 एट प्रेजेंट न्यूज में भी बहुत ज्यादा है और वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में और सब कुछ जानेंगे इनके बारे में कि इनमें है क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दो चीजों की बात कर रहा है आर्टिकल 21। एक बोल रहा है राइट टू लाइफ, दूसरा है पर्सनल लिबर्टी। तो ये दो चीजें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है। राइट टू लाइफ मतलब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आपका जीवन नहीं जी सकता और राज्य की जिम्मेदारी है कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो ये तो सिंपल सा बात है कि लाइफ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला शब्द है पर्सनल लिबर्टी। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि पर्सनल लिबर्टी क्या होती है। कि आपको अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग पूरी तरह आजादी से जीने का अधिकार है, जिस तरह आप जीना चाहते हैं। ये देखिए पहला शब्द है पर्सनल, दूसरा लिबर्टी, कि जिस तरह आप अपना जीवन जीना चाहते हैं पूरी आपको अपनी मर्जी से। आपका मन है कि मेरे को सोना है, सो सकते हैं। आपका मन है मेरे को घूमना है, घूम सकते हैं। जो आपका मन है वो कर सकते हैं। वही चीज क्या है, आपकी पर्सनल लिबर्टी। अब आगे इसमें क्या है देखिए, नो पर्सन, नो पर्सन shall be deprived of his right to life, right to life and personal liberty except according to procedure established by law। देखिए क्या है इसमें, देखिए पहले कि किसी भी व्यक्ति की आप क्या है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते। छीनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके माध्यम से छीन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई मेथड नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ छीने या उसकी पर्सनल लिबर्टी। लाइफ तो मतलब जिंदगी, आपको सिंपल सा पता है। और पर्सनल लिबर्टी मैंने बता दिया कि अपने अकॉर्डिंग जीवन जीने की आजादी उसी को बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी। देखिए एक बात है कि आपकी देखिए लाइफ भी छीनी जा सकती है और पर्सनल लिबर्टी भी, पर किस मेथड से? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि कानून के माध्यम से आपकी जिंदगी भी छीनी जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया और उसको उम्र कैद की सजा होगी, उसको फांसी, जैसे फांसी की सजा होगी, तो जब उसको फांसी दी तो उस टाइम तो उसकी लाइफ छीन ली गई। तो फांसी दी पर किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग। कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से आपकी लाइफ भी छीनी जा सकती है, आपकी पर्सनल लिबर्टी भी। अब ये वाला शब्द समझ लेते हैं, उसके बाद ये आर्टिकल आराम से समझ आ जाएगा। अगर ये शब्द समझ आ गया तो पूरे का पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा। एक होता है, देखिए ये शब्द है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये क्या है? जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है क्या है देखिए,
पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बनाया है और आपके देश का सिस्टम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो जुडिशरी के पास सिर्फ इतनी पावर होती है। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है उसको जुडिशरी बोलते हैं। जुडिशरी के पास सिर्फ इतनी पावर है, वो सिर्फ जो पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, इस लॉ का प्रोसीजर चेक कर सकती है, इसका नेचर चेक नहीं कर सकती, किस नेचर का है। प्रोसीजर चेक कर सकती है लॉ का, पर लॉ का क्या चेक नहीं कर सकती, नेचर चेक नहीं कर सकती कि किस नेचर का कानून है। अब ये शब्द समझना है कि क्या लॉ का प्रोसीजर कैसे चेक कर सकती है और नेचर क्या चेक, जो नेचर है उसको चेक नहीं कर सकती, वो क्या मतलब है। देखिए, मान लीजिए किसी कानून को पास करने के लिए, ये जो पार्लियामेंट ने कोई एक कानून पास किया, इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाने के लिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। तो जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि जब ये एक कानून पास किया तो क्या लोकसभा से 2/3 बहुमत था, राज्यसभा के पास 2/3 बहुमत से पास करवाया था, कि लोकसभा से भी 2/3 से पास करवाया है, राज्यसभा में हाँ करवाया है, लोकसभा से भी 2/3 से पास करवाया, जुडिशरी ने चेक किया हाँ करवाया, राज्यसभा से भी करवाया, बिल्कुल सही बात है, जो प्रोसीजर था उसको फॉलो किया है। अब कानून के अंदर जो प्रोसीजर, मान लीजिए कानून के अंदर प्रोसीजर था, ये देखिए ये कानून ए बन गया, ए, इसका इसके अंदर प्रोसीजर लिख दिया कि किसी भी व्यक्ति की जो जिंदगी छीनेगी सरकार, एक कानून के अकॉर्डिंग वो गला घोट के नहीं छीनेगी, गोली मार के छीनेगी। कैसे छीनेगी, गोली मार के छीनेगी, गला घोट के नहीं छीनेगी। तो जुडिशरी सिर्फ ये चेक करेगी कि क्या सच में किसी व्यक्ति की जो कानून में लिख दिया कि ए कानून है, अगर ए कानून से किसी व्यक्ति की लाइफ छीनी जाती है तो उसके अंदर क्या बोल दिया कि जो लाइफ छीनी जाएगी वो कैसे छीनी जाएगी, गोली मार के गला घोट के नहीं। ठीक है, तो जुडिशरी ये दिखेगी कि हाँ ये सरकार ने एक व्यक्ति की जान ली है, हाँ गोली मार के ली है, जो गला घोट के ली है, तब उसने कानून का उल्लंघन किया है, पर गोली मार के ली है तो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जुडिशरी सिर्फ क्या चेक करेगी, प्रोसीजर। अब नेचर चेक नहीं करेगी कि हाँ सरकार ने सच में सही तरीके से किसी व्यक्ति की लाइफ छीनी है, क्या उसको पूरे अधिकार दिए थे, क्या वो दोषी था, ऐसा तो नहीं था कोई निर्दोष था। तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है उसमें जुडिशरी के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो नेचर को चेक करे, सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करती है, प्रोसीजर को। कानून के लिए जो प्रोसीजर था क्या वो फॉलो हुआ था, बस इतना चेक करते हैं। तो इस मामले में सुपरमेसी किसके हाथ में आ गई, पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। तो सुप्रीम कौन हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के केस में, पार्लियामेंट। यानी जुडिशरी सिर्फ प्रोसीजर चेक कर रही है ना। अगर कोई भी पार्लियामेंट, मान लीजिए कोई भी सरकार लोकसभा में भी बहुमत सिद्ध कर देती है, राज्यसभा, फिर तो जैसा मर्जी कानून बना ले, जुडिशरी सिर्फ क्या चेक करेगी, प्रोसीजर। तो सुप्रीम कौन हो गया इस मामले में, पार्लियामेंट। जुडिशरी इतनी सुप्रीम नहीं गई। एक सिस्टम होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब दूसरा सिस्टम समझना, ठीक है, फिर ये आर्टिकल अच्छे से समझ आएगा। एक दूसरा प्रोसीजर होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस केस में क्या होता है, ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, इस प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसका प्रोसीजर भी चेक कर सकती है और उसका नेचर भी चेक कर सकती है कि हाँ जो कानून आपने बनाया है वो न्याय संगत है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया उसका प्रोसीजर भी चेक करेगी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या चेक करेगी जुडिशरी, प्रोसीजर भी। हाँ कि 2/3 लोकसभा से भी पास करवाया, राज्यसभा से भी कराया, प्रोसीजर में लिख दिया था गोली मार के हत्या करेंगे, हाँ गोली मार के ही की, पर क्या वो सच में अपराधी था, क्या उसको सुनवाई का अधिकार। जैसे इस केस में देखिए कि नेचर को कैसे चेक करेगी, सरकार ने एक बी कानून बनाया और बोला अगर कोई भी व्यक्ति इस बी कानून के अकॉर्डिंग, कोई भी अगर एक्स व्यक्ति जिसका संबंध आतंकवाद से मिलता है, हम बिना आतंकवाद से मिलता है, टेररिज्म से मिलता है, हम बिना सुनवाई के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, कोई सुनवाई का मौका नहीं देंगे उसको।
तो जुडिशरी सीधा बोल देगी कि ये तो नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ है उसके अगेंस्ट है। नेचुरल लॉ, तो नेचर लॉ नहीं, नेचुरल, नेचर बोल दो या नेचुरल लॉ, क्योंकि नेचर से ही नेचुरल लॉ मिलता है, कि उसके तो अगेंस्ट है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की, तो हमें ये अधिकार तो हमें नेचर से मिलता है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। इस व्यक्ति को, जिसको एक्स को आपने सीधा अरेस्ट कर लिया है, क्या इसको कोर्ट में अपना पक्ष रखने दिया है? अगर नहीं दिया है तो आपके कानून का नेचर ही ठीक नहीं है, हम उस कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। तो इस केस में सुप्रीम कौन हो गया? इस केस में सुप्रीम कौन हो गया? जुडिशरी। क्योंकि उसके पास डबल पावर है, प्रोसीजर भी चेक करेगी, नेचर भी चेक करेगी। अगर आपने प्रोसीजर फॉलो किया है, जितनी मर्जी मेजोरिटी से पास किया है, अगर आपके कानून का नेचर सही नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए कानून बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सत्ता में पार्टी है, वो सिर्फ इसलिए ऐसा कानून बना रही है ताकि ऑपोजिशन को खत्म करना है, तो उस कानून का नेचर ये थोड़ी होता है। ऐसा कौन सा कानून है कि आपकी किसी देश में ऑपोजिशन ना हो, फिर काहे की डेमोक्रेसी? इसलिए ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन को खत्म करने वाला नेचर होगा तो जुडिशरी उस कानून को चाहे 2/3 से पास किया हो, चाहे इससे बड़ी मेजोरिटी से, तो जुडिशरी क्या कर देगी? उस कानून को खत्म। तो उस केस में सुप्रीम कौन हो गया? इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी। अब मेरे को ये बताओ, पूरा का पूरा जितना मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया था, जैसे आर्टिकल 13 में एक चीज बताई थी मैंने, कि अगर पार्लियामेंट किसी भी कानून की फॉर्मेशन करती है, पार्लियामेंट किसी भी कानून की फॉर्मेशन करती है, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो उसको कौन इनवैलिड डिक्लेयर कर देता था? सुप्रीम कोर्ट। तो पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट में सुप्रीमेसी किसके हाथ में? सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर मैं ये पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट का बॉक्स बनाऊं, ये पूरे का पूरा फंडामेंटल राइट, तो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा प्रोसीजर चलता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है हमारे पूरे संविधान का, आर्टिकल 21, इसके अंदर कौन सा चल रहा है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्योंकि बाकी में तो देखिए सब में क्या है? सुप्रीमेसी किसके हाथ में? जुडिशरी में। और जिस केस में सुप्रीम जुडिशरी होती है वो सिस्टम कौन सा होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और आर्टिकल 21 में तो साफ साफ बोल दिया है, किसी भी व्यक्ति की अगर लाइफ छीननी है, चाहे पर्सनल लिबर्टी छीननी है, तो मेथड सिर्फ एक ही है, कौन सा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और इसमें सुप्रीमेसी किसके हाथ में है? पार्लियामेंट में। तो इकलौता आर्टिकल 21 में ही क्यों हमारे संविधान लिखने वालों ने ये वाला सिस्टम दिया? क्योंकि फंडामेंटल राइट तो हमें दे रहे थे, इस केस में सुप्रीमेसी पार्लियामेंट के हाथ में क्यों दी? देखिए जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो अंबेडकर साहब तो इस आर्टिकल में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देना चाहते थे, पर संविधान सभा में कुछ डिबेट हुई, जिस कारण प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का कंसेप्ट दिया गया, जिस कारण प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का कंसेप्ट दिया गया। अब ये डिबेट क्या थी? अगर मान लीजिए भारत में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो पूरी तरह अशांति फैलाना चाहता है, हम उसकी लाइफ छीन नहीं सकते। अगर कोई आतंकवादी आ गया, रेपिस्ट आ गया, उसकी तो लाइफ नहीं छीन सकते। अगर ये वाला सिस्टम होगा तो कहां पे चल जाएगा? कोर्ट। इसलिए उन्होंने बोला कि जो प्रेजेंट, क्योंकि उस समय जब हम संविधान लिख रहे थे तो भाषा के आधार पे आंदोलन भी चल रहे थे, कि जो अशांति, अगर कोई अशांति ना फैला दे, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको शांत करने के लिए अगर व्यक्ति की कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ, और लाइफ तो कुछ ज्यादा नहीं थी, पर पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी, कुछ भी कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसकी क्या छीन ली? पर्सनल लिबर्टी। अगर ये प्रिंसिपल रखते तो सुप्रीम कोर्ट उसको बचा लेता। इसलिए स्टार्टिंग में संविधान लिखने वालों ने ये सिस्टम दे दिया कि इस चीज से डील करने के, अगर गिरफ्तारी करनी पड़ी तो उस केस में पार्लियामेंट कुछ मामलों में सुप्रीम हो जाए, पर मनमाना ना करे पार्लियामेंट, क्योंकि संविधान लिखने वालों का मकसद मनमाना करवाना नहीं था पार्लियामेंट से कि अपनी मनमानी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता ना फैल जाए और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़े तो उसकी पर्सनल लिबर्टी को उस टाइम के लिए छीना जाए कानून के माध्यम से। और जब कानून पास कर दिया तो जुडिशरी सिर्फ प्रोसीजर चेक करे, उसका नेचर नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए जो अशांति क्रिएट हुई है इसको बैलेंस करना है।
अब जब सरकारों के पास ये अधिकार मिलता है स्टार्टिंग में तो वो चलती बड़ी अच्छी से, पर बाद में सरकारें मिस यूज करना स्टार्ट करती है। अब देखिए जैसे ही 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने आर्टिकल 21 का जम के मिस यूज किया, एक कानून पास किया मीसा 1971 में पास किया था। अगले आर्टिकल में डिटेल में पढ़ना है, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून था। अगले आर्टिकल में बता दूंगा कि मीसा क्या था। इस कानून के अंदर इंदिरा गांधी जी ने जितने भी ओपोजिशन पार्टी के लोग इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे सबको उठाया और जेलों में डाल दिया। और कानून को पास करने के लिए अब सबने मीसा को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट ने प्रोसीजर को पूरी तरह फॉलो किया है, मीसा बिल्कुल सही है, सबकी गिरफ्तारी होगी। अब देखिए इस मामले में अभी इतना नहीं कि मीसा से गिरफ्तारी की, चलो चल गया। अब इंदिरा गांधी जी के बबुआ थे संजय गांधी, भाई साहब ने तो हद पार कर दी थी इमरजेंसी में। इन साहब ने इमरजेंसी में जबरन नसबंदियां करवाना स्टार्ट कर दी। किसके लिए? पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसको रोकना था। उस टाइम व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी कहां गई? अब सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि सरकार टोटल मिसयूज कर रही है। जैसे ही जनता पार्टी सरकार की, देखिए इंदिरा गांधी जाती है आगे, 1977 में कौन आ जाता है सत्ता में? जनता पार्टी गवर्नमेंट। जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है 1978 में एक केस होता है। 1978 में केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ये केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि मेनका गांधी कोई और नहीं है, संजय गांधी की पत्नी है। ये देखिए इन्होंने क्या किया, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, जनता पार्टी जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया क्योंकि ये विदेश में जाना चाहते थे और इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और इन्हें विदेश जाने की परमिशन नहीं दी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के में पर्सनल लिबर्टी है, मैं चाहे फॉरेन घूमना चाहूं चाहे जहां मर्जी घूमना चाहूं, मेरे पास पर्सनल लिबर्टी है, सरकार मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त कर रही है? अब ध्यान रखिए जनता पार्टी ने इनका पासपोर्ट क्यों जब्त किया था, क्योंकि 1977 में जब जनता पार्टी आई थी तो जो भी अत्याचार संजय गांधी ने किए थे तो ये डर था कि मेनका गांधी देश छोड़ के इसलिए भाग रही है क्योंकि अब कार्रवाई किस पे होनी है? संजय गांधी और इन पे, क्योंकि इन्होंने जो आतंक बचाया। अब सुप्रीम कोर्ट को पता था कि मेरे पास एक केस आ चुका है और जो आर्टिकल 21 का मिस यूज हो रहा है उसको रोकना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करती है हम उस कानून का प्रोसीजर भी चेक करेंगे और नेचर भी चेक करेंगे कि वो फेयर भी होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से कानून पास कर दिया सरकार ने। तो ये शब्द तो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में दोनों चीजें चेक होती है। क्या चेक होता है? प्रोसीजर भी और नेचर भी। इसलिए मेनका गांधी केस में क्या बोल दिया कि हम दोनों चीजें चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? प्रोसीजर भी चेक करेंगे, नेचर भी चेक करेंगे। जब जब आप किसी व्यक्ति की वो आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ या लिबर्टी छीनते हैं किसी कानून के माध्यम से, उस कानून का हम प्रोसीजर भी चेक करेंगे कि आपने प्रोसीजर को फॉलो किया था, उसका नेचर भी चेक करेंगे कि मनमाने तरीके से दुनिया आप करने लग गए सब कुछ। इसलिए 1978 से पहले अगर आर्टिकल 21 में देखा जाए तो जो प्रिंसिपल चल रहा था वो कौन था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कर दिया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बोला नहीं, आज भी देखिए आज भी आर्टिकल 21 के अंदर ये भी लिखा है, पर उसने अंतर ही खत्म कर दिया कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 21 के तहत किसी की भी गिरफ्तारी, लाइफ गिरफ्तारी करती है और पर्सनल लिबर्टी और लाइफ छीनती है, हम उस कानून का प्रोसीजर भी चेक करेंगे, नेचर भी चेक करेंगे। चाहे संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो, हम दोनों चेक करेंगे। तो इनडायरेक्टली रूप से देखेंगे तो 1978 के बाद तब सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा सिस्टम ले दिया इस आर्टिकल में भी? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि इस मामले में भी हम सब कुछ चेक करेंगे क्योंकि आपने बहुत मनमानी करी।
अब मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। मेनका गांधी केस और उसके बाद जितने भी केस आए सुप्रीम कोर्ट में, मेनली मेनका गांधी केस और उसके बाद जितने भी केस आएंगे, अब जो आर्टिकल 21 है इसको सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देगा कि इसके अंदर सिर्फ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ही नहीं है, अदर चीजें भी हैं। कि राइट टू लाइफ में ऐसा नहीं है, जी तो उसने बोला जी तो जानवर भी रहे हैं, इंसान और जानवर में अंतर है, तो इसमें बोल दिया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसमें इंक्लूड है। दूसरी बात, इसी आगे फर्दर जितने केस होते हैं, मेनका गांधी केस के बाद उसने आर्टिकल 21 को इतना लंबा किया है कि आर्टिकल 21 के ही अंदर 20-25 राइट और है। राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप भी इसके अंदर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर है, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी भी राइट टू लाइफ का पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे, मैंने लिखे हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे उसने सब ऐड कर दिया कि जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है सिर्फ लाइफ और लिबर्टी तक इंक्लूड सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू स्लीप, इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, एजुकेशन, ऐसे बहुत से, इवन आपको इंटरनेट जो फैसिलिटी मिलती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया उसने। आपको विदेश में घूमना है वो भी किसके अंदर कर दिया, मेनका गांधी केस से इसी में कर दिया, तो इसलिए उसने आर्टिकल 21 का एक्सटेंड कर दिया। अब क्या हुआ, एक आगे देखिए, अभी ये खत्म नहीं होता है क्योंकि आर्टिकल पूरा तभी समझ आएगा जब पूरा सब पढ़ लेंगे हम उसको। देखिए अब क्या हुआ, एक लेडीज थे, नाम था ज्ञान कौर, इनको, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया। इनको क्या हुआ, जो आईपीसी की धारा थी 309 और 306, इनके तहत सजा हुई। ये 309 और 306 है, ये सुसाइड से रिलेटेड थी। तो सुसाइड से तो उन्होंने बोला कि जब राइट टू लाइफ मेरा अधिकार है तो मैं अगर अपने तरीके से जी सकती हूँ, तो जब मेरा मन करेगा तो मैं अपनी लाइफ को छीन भी सकती हूँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूछने लगे, तब तो फिर ये दोनों जो आईपीसी की धारा है ये तो इनवैलिड है, क्योंकि अगर आप सुसाइड करते हैं तो उसको क्राइम मान लिया जाएगा और आपको सजा होती है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो इनवैलिड है, क्योंकि इसके अंदर आपने लिख दिया सुसाइड एक क्राइम है और उससे आपसे सजा होगी, कि मेरे को राइट टू लाइफ मिल रहा है, मेरे को जीने का अधिकार है, तो मेरे को मरने का भी है जब मेरे को मन करेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, क्योंकि इनको जब इन्होंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट किया तो इनको आईपीसी की धारा से सजा हुई। तो इनमें अब सुप्रीम कोर्ट ने, ज्ञान कोर्ट जी ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट जी से पूछा, अब देखिए ज्ञानकोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है, राइट टू लाइफ में कि मेरे को जीने का अधिकार है, तो जब मैं चाहूं तब मैं अपने जीवन को त्याग भी सकती हूँ, तो क्या राइट टू डाई इंक्लूड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं, कि आपको जीने का अधिकार है पर आपको मरने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य आपको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और अगर आप अपना जीवन खुद त्यागते हो तो जो आईपीसी की धारा आप बोल रहे हैं वैलिड है, नहीं ये वैलिड है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप अपना जीवन त्याग सके। आपका जीवन बचाने के लिए राज्य हर संभव प्रयास कर रहा है, पर्यावरण को साफ रख रहा है, साफ हवा प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कौन होते हैं अपने जीवन को खत्म करने वाले। इसलिए राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। अब देखिए क्या था अभी देखिए साफ साफ समझ में था कि राइट टू लाइफ को बचाना, हर हाल में बचाना किसका फर्ज है, स्टेट का। तो कुछ एक कंडीशन में जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है,
कि डॉक्टर ही खुद बोल देते हैं कि आपका बचना तय नहीं है, भगवान करे जितनी जल्दी हो आपकी डेथ हो जाए। अब देखिए, अब डेथ हो जाए और इसके परिवार वाले भी एक पूरी तरह बीमारी से तड़प रहा है, बचने को कोई चांस नहीं, परिवार वाले भी चाहते हैं जितनी जल्दी हो मर जाए, लिख के देने को तैयार है कि डॉक्टर साहब आप कोई जहर का इंजेक्शन दे दो तो हो जाए, पर सुप्रीम कोर्ट तो सीधा मान रहा है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। और इस केस में अगर डॉक्टर ऐसा कुछ करता है तो डॉक्टर उसकी क्या छीन रहा है, लाइफ, तो डॉक्टर सजा के अंदर आ जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। अब इस केस के लिए ये वाला सुप्रीम कोर्ट में केस जाने लगे कि अगर व्यक्ति के जीवन मौत से भी बदतर हो जाए तो उस केस में तो उसको अलाउ कर दो कि वो राइट टू डाई तब तो अलाउ कर दो, क्योंकि तब तो उसका जीवन बहुत ही बदतर हो चुका है। इसके इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में एक और केस हुआ, केस का नाम था अरुणा सांगवार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। रिसेंटली हुआ है ना इसका केस, वही तो बोला था मैंने न्यूज में बहुत ज्यादा, और अभी क्वेश्चन बना तो इसी से बनेगा, इसीलिए मैं इस पे जा रहा हूँ धीरे धीरे। अरुणा सांगवार जी थे, ये नर्स थे, इनके साथ रेप हुआ था और ये जीने की ही होप छोड़ चुके थे, इतना ब्रूटली था कि ये अब बचने की कोई संभव प्रयास नहीं था। और इनको अब याद रखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि मेरे को इच्छा मृत्यु दी जाए, कि मरने का अधिकार दे दिया जाए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम पैसिव यूथनेशिया को भारत में लीगल किया, पर स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर, कि जब भी आप ये जो पैसिव यूथनेशिया है, मैं समझाता हूं क्या चीज है, फिलहाल इस केस को समझिए अच्छे से, कि पैसिव यूथनेशिया को लीगल कर दिया और ये बोला कि ये जो पैसिव यूथनेशिया है ये लीगल किया, और ये बोला कि जब भी आपको पैसिव यूथनेशिया करना है हाई कोर्ट से कंसल्ट लेनी पड़ेगी, और जब हाई कोर्ट कंसल्ट देगा तो वो डॉक्टर की एडवाइस पे देगा। हाँ, डॉक्टर अगर बोलेंगे कि हाँ इस व्यक्ति का जो जीवन है वो मृत्यु से बदतर हो चुका है, उस केस में उसको मृत्यु दी जाएगी। अब ये शब्द है पैसिव यूथनेशिया, इधर देखिए यूथनेशिया, यूथनेशिया होता है कि जब आप अपनी इच्छा से मरना चाहो, जब आप अपनी इच्छा से मरना चाहो तो उसी को क्या बोलते हैं, यूथनेशिया। दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। जो एक्टिव यूथनेशिया होता है, देखिए जब आप अपनी इच्छा से मरना चाहो कि आपकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है और आप खुद बोल रहे हो कि हाँ अब मेरे को मौत दे दी जाए, तो उसको यूथनेशिया बोलते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। तो जो एक्टिव यूथनेशिया होता है, जैसे मान लीजिए जब आपको डॉक्टर कोई जहर वगैरह का इंजेक्शन, जब कोई ऐसी जहरीली मेडिसिन देके जल्द से जल्द आपकी मृत्यु से छुटकारा दे देता है, तो उसको एक्टिव यूथनेशिया। इसको एक्टिव इसलिए क्योंकि आप खुद नहीं मरे, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन जब जहरीली कोई मेडिसिन दी, आपको, आपने डॉक्टर को खुद बोला कि मेरे को ऐसा कर दीजिए, तब डॉक्टर ने क्या दिया आपको इंजेक्शन, जब मेडिसिन, जिस कारण से आपकी डेथ हुई, तो उस केस को एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टर कुछ भी नहीं करता, जो भी आपको फैसिलिटी दी जा रही है वेंटिलेशन की, जैसे आप वेंटिलेशन पे हो, डॉक्टर ने बोल दिया 20-25 दिन बाद आपकी लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाएगी, कि मर जाओगे आप 20-25 दिन बाद, अगर आपकी वेंटिलेशन फैसिलिटी हटा दे तो हो सकता है आप 10 दिन में ही मर जाए। तो ये वेंटिलेशन वगैरह फैसिलिटी जो दी जाती है आपको, जो आपकी लाइफ को बचाने के लिए फैसिलिटी दी जा रही है, इस फैसिलिटी को हटा दिया जाता है, कि ना तो आपको वेंटिलेशन की फैसिलिटी, ना आपको मेडिसिन, फिर आप नेचुरल तरीके से जल्द आपकी डेथ होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, पैसिव यूथनेशिया। तो जो अरुणा सांगवार केस था उसमें किस यूथनेशिया को लीगल कर दिया, पैसिव यूथनेशिया। पर तभी अगर पैसिव यूथनेशिया भी भारत में तभी होगा, इस केस के लिए आपको किससे कंसेंट लेनी है, हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट भी तब देगा जब डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ सही में कि इसकी जिंदगी अब मौत से भी बदतर हो चुकी है, तब आप इस पैसिव यूथनेशिया को कर सकते हैं, अदरवाइज
नहीं कर सकते। तो अरुणा साल्वा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा यूथनेशिया लीगल कर दिया भारत में? पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया आज भी भारत में लीगल नहीं है, इलीगल है, इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, पैसिव वाले को कर सकते हैं। पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? देखिए यूथनेशिया का सिंपल सा मतलब है कि जब आप अपनी इच्छा से मृत्यु त्यागना चाहते हैं उसको यूथनेशिया। एक्टिव मतलब जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन या मेडिसिन देके आपकी जान छीने तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। पैसिव यूथनेशिया वो हुआ जब डॉक्टर ने ना तो आपको कोई इंजेक्शन दिया जहर वाला ना मेडिसिन, जो आपको फैसिलिटी दी जा रही थी वेंटिलेशन मेडिसिन वो हटा दी, जिस कारण आपकी लाइफ, अगर ये वेंटिलेशन या मेडिसिन की लागत देते जाते तो आपकी लाइफ कितने दिन सर्वाइव कर जाती? 20 और 25 दिन। वेंटिलेशन भी हटा दिया, मेडिसिन फैसिलिटी भी, नेचुरल तरीके से 10 दिन बाद आपकी डेथ होगी। तो इस यूथनेशिया को इस केस में लीगल कर दिया इस तरीके से। पर डेथ तभी होगी, कंसेंट किससे लेनी है? हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट भी कब देगा? जब कौन एडवाइस दे देगा? हाई कोर्ट, डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस पे। उसके बाद देखिए एक और केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी इंक्लूड है, विद डिग्निटी इंक्लूड है, पर सुसाइड क्राइम है, सुसाइड नहीं कर सकते। जब आपकी हालत लाइफ मृत्यु से भी बदतर हो चुकी है तब आप अपनी लाइफ त्याग सकते हैं, पर कौन से? वही पैसिव यूथनेशिया वाला। बस इस केस में सुप्रीम कोर्ट में राइट टू लाइफ में राइट टू डाई को इंक्लूड कर दिया कि इंक्लूड है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि इंदिरा सानी बोल रहा हूं, मेनका गांधी केस के बाद आर्टिकल 21 का एक्सटेंड हुआ तो ये लिख दिया। अभी रिसेंट 2026 का एक केस है, भारत में पहला व्यक्ति है जो पैसिव यूथनेशिया से जिसकी डेथ हुई है, हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का केस है। इन भाई साहब को अभी पैसिव यूथनेशिया से इनकी डेथ हुई है। जितनी भी देखिए इनकी हालत बहुत बुरी, इतनी बदतर हो चुकी थी जिंदगी इनकी कि इनके परिवार वाले भी चाह रहे थे इनकी जितनी जल्दी हो डेथ हो जाए, इसलिए इनको जो भी वेंटिलेशन फैसिलिटी दी जा रही थी एम्स दिल्ली में वो सारी की सारी हटा दी। और फिर ये नेचुरल तरीके से अगर वेंटिलेशन फैसिलिटी देते रहते तो हो सकता 20-25 दिन और सर्वाइव कर जाते तो दर्द से, पर जैसे ये फैसिलिटी हटाई इनकी डेथ होगी। और भारत में पहले व्यक्ति जिनकी पैसिव यूथनेशिया से डेथ हुई है हरीश राणा जी। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये आर्टिकल अभी न्यूज में था। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल 21 का एक वाला पार्ट कवर हुआ। अभी एक पार्ट और बचता है उसको समझेंगे फिर आर्टिकल 21 पूरा हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही कोई व्यक्ति था जिसने बहुत ही जैसे रेप कर दिया या किसी का मर्डर कर दिया, इनको जब सजा होती थी जैसे डेथ पेनल्टी मिलती थी, डेथ पेनल्टी इसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। जब इनको डेथ पेनल्टी मिलती थी तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते थे कि राइट टू लाइफ तो हमारा अधिकार है, राइट टू लाइफ हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आप हमें फांसी देके आप हमारी लाइफ कैसे छीन सकते हैं। तो इसी तरह से एक केस हुआ था। देखिए बच्चन सिंह वर्सेस, ये बहुत ज्यादा न्यूज में अभी, बच्चन सिंह वर्सेस, ये भी बताता हूं क्यों न्यूज है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बच्चन सिंह भाई साहब ने मर्डर कर दिया था 3-4 बंदों का, वो पंजाब 1982, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 682 ये दिखा दूंगा नोट्स में। इस केस में जो बच्चन सिंह साहब थे इन्होंने पंजाब में 3 या 4 व्यक्तियों का ब्रूटली मर्डर कर दिया था और इनको फांसी की सजा हुई थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि आर्टिकल 21 के अंदर मेरे पास राइट टू लाइफ है, तो आप किस तरह से मेरे को फांसी पे लटका के मेरी लाइफ को खत्म कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दी थी, रेरेस्ट डॉक्ट्रिन, कि जो डेथ पेनल्टी होगी वो हम रेरेस्ट मामले में देंगे और जो मैटर इस डॉक्ट्रिन के अंदर आएगा
उसी को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। आपका मैटर इसके अंदर आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन इस केस में दी थी, और रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन के अंदर जिसका भी केस आएगा उसको क्या मिलेगी? सीधी डेथ पेनल्टी। तो अब ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस था कि कौन कौन से केस रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन के अंदर आएंगे? ऐसा कोई आपने रेप वगैरह कर दिया है, ब्रूटल मर्डर है, ये सारे के सारे केस किसके अंदर, किस डॉक्ट्रिन के अंदर कंसीडर किए जाएंगे? रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन। और अगर आपका केस इसके अंदर आता है तो आपको क्या मिलेगी? डेथ पेनल्टी। उस केस में आपकी राइट टू लाइफ छीन लिया जाएगा, क्योंकि आपने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। आपका केस किस डॉक्ट्रिन के अंदर है? रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। उस केस में आपको सीधी फांसी की सजा देके आपकी लाइफ छीन ली जाएगी, क्योंकि आपका मैटर। और रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में कौन से आएंगे? जैसे रेप के मैटर, ब्रूटल मर्डर। अगर कोई ऐसा मर्डर है जो ऐसे हो गया गलती से, वो नहीं, ब्रूटल तरीके से कोई मर्डर किया है, वो भी किसके अंदर कंसीडर होगा? रेप की भी कहाँ मिलती है फांसी की सजा? कितने से केस तो वो तो आगे चलती है, पर अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन के अंदर है तो कोर्ट के पास परमिशन है कि उसको सीधी डेथ पेनल्टी सुना सकता है। अभी ये न्यूज में देखिए, न्यूज में कैसे है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में 9 कांस्टेबल, पुलिस के 9 कांस्टेबल हैं, उनको डेथ पेनल्टी दी है मदुराई के सेशन कोर्ट ने, क्योंकि जो इनका मैटर है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है। कोविड का? हाँ, ये क्या था? देखिए, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के टाइम इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी शॉप रात को 9 बजे के बाद खुली नहीं रखेगा। एक शॉपकीपर था जिसने एक दिन 9 बजे से थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए दुकान खुली रखी। पुलिस वाले आए, उस शॉपकीपर को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए, पुलिस स्टेशन ले गए, और वहां बहुत बुरे तरीके से इनको मारा पीटा। अगले दिन जब ये घर नहीं आए तो इनका बेटा पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो पुलिस वालों ने इनके बेटे को भी और इन भाई साहब को भी बहुत बुरी तरह से पीटा और टॉर्चर किया। दोनों की पुलिस स्टेशन के अंदर ही डेथ होगी। इसलिए ये जो 9 कांस्टेबल थे, जब पुलिस वाले थे जिन्होंने इनको पूरी तरह से, 9 पुलिस कांस्टेबल जब पुलिस वाले थे जिन्होंने इनकी डेथ कर दी थी, इन्हीं का मैटर इस डॉक्ट्रिन के अंदर आया रेयरेस्ट, क्योंकि इन्होंने ब्रूटल, देखिए, मार मार के तब पुलिस थाने के अंदर बाप बेटे को मार दिया, इसलिए ब्रूटल मर्डर है। किसके अंदर आया? रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंदर। इसलिए मदुराई का जो सेशन कोर्ट है उसने इनको क्या सुना दी? डेथ पेनल्टी। और भारत में डेथ पेनल्टी तभी होती है जब मैटर किसके अंदर आता है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये डॉक्ट्रिन किस केस में आई थी? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। अब ये जो इनको 9 कांस्टेबल को डेथ पेनल्टी हुई है, इनके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज करें। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के अंदर है तब आपको ये सजा होगी। उसके बाद आखिरी ऑप्शन राष्ट्रपति के पास मिलता है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल 21 था। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर 22 पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए क्या है? नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड of his life and personal liberty except according to कौन सा मेथड? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसी के मेथड से किसी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सकती है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है भारत में। ठीक है, बाकी ये दोनों को होता है, लास्ट में दिखा दूंगा कि कौन से फंडामेंटल राइट इंडियन को मिलते हैं, कौन से विदेशियों को मिलते हैं। उसके बाद देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कंसेप्ट चलता है जापान में, इसलिए हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? जापानीज में। इसमें देखिए जुडिशरी क्या चेक करती है? जुडिशरी चेक वेदर द लॉ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, और सिर्फ क्या चेक कर रही है? प्रोसीजर, पर उसका क्या चेक नहीं कर सकती इस मैटर में? नेचर। अगला क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां लिखने में मिस हो गया, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है और उसी के संविधान से हमने लिया है। तो इसमें क्या चेक कर सकती है? प्रोसीजर के साथ साथ नेचर भी, जो आपने कानून बनाया है वो फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है।
अगर है तब तो वैलिड माना जाएगा, चाहे आपने प्रोसीजर फॉलो किया है, नहीं भी किया और नहीं किया। उसके बाद एक एक गोपालन वाला केस मेरे से रहता है, इसको मैं साथ साथ इधर ही बता देता हूँ। ये एक एक गोपालन साहब थे, जो एक एक गोपालन थे, एक एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एक एक गोपालन केरल के कम्युनिस्ट लीडर थे और इनकी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है आर्टिकल 22 में बता दूंगा। इस एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी कर ली तो इनका सीन क्या है, पर्सनल लिबर्टी। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि सरकार जो इस एक्ट से गिरफ्तारी कर रही है, क्या वो ओपोजिशन पार्टी को खत्म करने के लिए तो नहीं कर रही है, क्योंकि लीडर कौन से थे, कम्युनिस्ट। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ओपोजिशन पार्टी को या ओपोजिशन लीडर जो भी खड़े हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए इससे कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला हम सिर्फ इस एक्ट का प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, नेचर चाहे जो मर्जी हो हम चेक नहीं कर सकते। बोला क्या, हम देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद स्वीकार किया था स्टार्टिंग में, केस कब है 1950 का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था स्टार्टिंग में इसमें अंदर क्या चले, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ही चले। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकार किया कि हम सिर्फ प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, अगर आपकी गिरफ्तारी आर्टिकल 21 के अंदर हुई है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, कानून का नेचर क्या है हम वो चेक नहीं कर सकते। आगे फिर उन्होंने मिस यूज किया इमरजेंसी में, इसलिए मेनका गांधी केस में उसने बोल दिया प्रोसीजर के साथ साथ क्या भी चेक करेंगे आप, नेचर भी चेक करेंगे। तो एक बार वही लिखा है, देखिए एक एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, केस कब का है 1950 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 के लिए इस केस में क्या स्वीकार कर दिया, एक एक गोपालन कौन थे, कम्युनिस्ट लीडर, इनकी गिरफ्तारी किसके, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, और इन्होंने रिट पिटीशन की थी कि किसको वीकर कर रही है सरकार, ऑपोजिशन पार्टी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। और कौन सा मेथड फॉलो किया इस केस में कि हम सिर्फ क्या चेक करेंगे, प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकार किया कि हम सिर्फ प्रोसीजर करेंगे अगर आपकी गिरफ्तारी आर्टिकल 21 के अंदर हुई है। पर मेनका गांधी केस देखिए 1978 का, ये मद्रास स्टेट के विरुद्ध था, ये यूनियन ऑफ इंडिया पे था। मेनका गांधी जी का क्या ले लिया था उन्होंने, पासपोर्ट। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्या बोल दिया कि हम देखिए सब कुछ चेक करेंगे जो भी है। तो इस केस में उसने बोल दिया प्रोसीजर के साथ साथ ये भी देखा जाएगा आपका कानून जस्ट रिजनेबल है या नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्वीकार कर लिया कि आर्टिकल 21 के अंदर हम क्या चेक करेंगे, ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ। इस केस में देखिए पहले तो संविधान वालों ने लिख दिया था, पर एक एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को स्वीकार किया। पर जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के मिस यूज किया, तो इस केस के लिए जब सरकारें इसका मिस यूज करने, क्योंकि स्टार्टिंग में जब संविधान में देखिए संविधान बन के तैयार हुआ था 1950 में लागू हुआ था, और 1950 में ही अगर सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर देता लागू, तो जब संविधान लिखने वालों का पर्पस क्या होता है, वो तो चाहते थे ना कि अशांति ना हो। स्टार्टिंग में तो शांति था, बाद में सरकारें मिस यूज करने लगी, इसलिए उसने मेनका गांधी केस में क्या बोल दिया कि आर्टिकल 21 में भी क्या चलेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसके बाद देखिए मैंने बोला था कि अब ये अलग अलग केसों में मेनका गांधी केस के जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा प्राउड कर दिया। देखिए क्या है, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद जो आपको पर्यावरण साफ चाहिए, पोल्यूशन फ्री वाला एनवायरनमेंट, वो भी इसके अंदर। राइट टू प्राइवेसी किस केस में दी थी, ये याद रख लेना जो केस लिखे हैं। राइट टू हेल्थ, ये भी आपके राइट टू लाइफ में। राइट टू एजुकेशन, ये भी इसके अंदर है। फ्री लीगल एड, ये भी है। ट्रैवल अवॉइड करना, ये भी इसके अंदर है। राइट टू स्लीप, ये भी इसके अंदर है। इसके बाद राइट टू डाई विद डिग्निटी, जो पैसिव यूथनेशिया वाला है, वो भी इंक्लूड है। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी इंक्लूड है। तो इतना एक्सटेंड कर दिया आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने। एक बार रीड मारना है, याद रह जाता है, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं याद रह गए, अलग चीजें थोड़ी है जो पढ़ रहे। अब अलग अलग केसों में कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में क्या क्या चीज ऐड की थी। तो ट्रैवल अब्रॉड वाला किस केस में किया था, मेनका गांधी में, क्योंकि इनका पासपोर्ट जब्त किया है। जो एमसी मेहता वाला था उसमें एनवायरमेंट वाला की क्लीन एनवायरमेंट वाला। उसके बाद याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इन दो चीजों से आया है,
कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके आधार पे आगे चल के 2005 में आरटीआई एक्ट भी पास होता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था। तो राइट टू प्राइवेसी 2017 वाला पुट्टास्वामी केस है, जिसको भी एक बार रीड मार लेना, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए मैंने यूथनेशिया वाला लिखा है कि लोगों ने डिमांड करने स्टार्ट कर दी कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर राइट टू डाई भी है। तो ज्ञान कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, राइट टू डाई नहीं है। पर देखिए अरुणा शानवार केस में क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया किसको, पैसिव यूथनाइज किया गया, लीगल किया, पर स्ट्रिक्ट किसके सुपरविजन में। जब भी आपको पैसिव यूथनेशिया करना है किससे कंसेंट लीजिए, हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट जब भी कंसेंट देगा किस बेस पे देगा, मेडिकल ओपिनियन ऑफ डॉक्टर, कि डॉक्टर भी इस बात को स्वीकार करे हाँ ठीक है उस व्यक्ति की लाइफ बहुत ही बदतर हो चुकी। उसके बाद कॉमन कोज केस था जो 2018 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंदर है उसी के अंदर इंक्लूड क्या है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, कि गरिमापूर्ण तरीके से अपना सके। उसके बाद ये जो 2026 का हरीश राणा केस है, पहले व्यक्ति है जो भारत में किससे डेथ हुई है, क्योंकि ये देखिए इनको जो ये दी जा रही थी फैसिलिटी ये सारी हटा दी और उससे डेथ हुई, इसलिए जा। उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला, ये डेथ पेनल्टी वाली, कि जैसे ही जो भी चाहे रेपिस्ट होते थे मर्डर, उनको केस होता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। इसलिए 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने, बच्चन सिंह केस 1980 का नहीं है 1980 का है, तो याद रख लेना, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर कोई मैटर इस डॉक्ट्रिन के अंदर आता है उसको क्या मिल जाएगी, डेथ पेनल्टी। अभी जो नो कांस्टेबल को मिली है तो वो इसी के अंदर मैटर है, इसलिए मैंने तभी बोल दिया था कि आर्टिकल पूरी तरह न्यूज में है और क्वेश्चन बना तो इससे पक्का बनेगा। ये पूरा का पूरा आर्टिकल 21 का। अब आर्टिकल 21 है, उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 21 का ए। जब भी एबीसी लगेगी तो याद रख लेना वो ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं था, वो किसी न किसी अमेंडमेंट से बाद में ऐड हुआ। इसका टाइटल है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन क्या है, अभी इसमें क्या लिखा है, स्टेट shall provide free and compulsory education to all children age group of 6 to 14, 6 से 14 साल का प्रत्येक बच्चे को जो राज्य है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगी, ये उसका फंडामेंटल राइट है। क्या बोला कि जो राज्य है वो 6 से लेके 14 साल तक का भारत में जो भी बच्चा है उसको एजुकेशन देगी फ्री एंड कंपल्सरी, क्योंकि वो इसका फंडामेंटल राइट है। पर ये प्राइवेट स्कूलों से डिमांड नहीं करनी है, स्टेट की बात की जा रही है। तो ये याद रखिए, ये ओरिजिनल संविधान के लिए में तो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था, तो कब ऐड हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट में ऐड कर दिया और ये इंप्लीमेंट हो गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इससे इंप्लीमेंट हो गया। इसी के बारे में लिखा है, देखिए क्या है आर्टिकल 21 ए, क्या है राइट टू एजुकेशन, क्या है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन कितने से कितने, 6 से लेके 14 साल के बच्चे को, और किस अमेंडमेंट से ऐड किया है 2000, और इंप्लीमेंट कब हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इससे इंप्लीमेंट हो गया है। अब आपका ये फंडामेंटल राइट है। अब अगला आर्टिकल पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड
डिटेंशन। देखिए ये आर्टिकल आपको तब प्रोटेक्ट करता है जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं या डिटेन हो जाते हैं। गिरफ्तारी जब आपको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते, डिटेन होता है जब आपको नजरबंद कर देना, किसी कमरे में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया। जैसे जम्मू कश्मीर में शांत करने के लिए जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर थे उनको नजरबंद कर दिया था, पता ही नहीं था कहाँ पे है 2-2.5 महीने के लिए। तो वो चीज क्या होती है? डिटेंशन। तो जब आप डिटेन हो जाए और अरेस्ट हो जाए तो उस केस में आपको संविधान किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। और इसमें जो आर्टिकल 22 में डिटेंशन है वो दो तरह की है। एक है पुनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी ये पुनिटिव डिटेंशन क्या होती है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, ये दोनों समझना है क्योंकि आर्टिकल इसी से डील करता है। पुनिटिव डिटेंशन होती है आपकी गिरफ्तारी तब होनी जब अपराध के बाद, आपने अपराध कर दिया है कोई, अगर उसके बाद अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है और उसके बाद अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है, क्राइम के बाद, आफ्टर क्राइम, तब कौन सी डिटेंशन होती है? पुनिटिव। अगर आपने क्राइम नहीं किया है, अभी कर सकते हैं, शक के आधार पे ही आपकी गिरफ्तारी कर ली है, तो उसको कौन सी बोलते हैं? प्रिवेंटिव। आपने क्राइम नहीं किया है पर सरकार को शक है आप क्राइम कर सकते हैं, आपको क्राइम करने से जब रोका जाता है शक के आधार पे। देखिए वेट थोड़ी करना है, शक हुआ है कि कोई धर्मशाला में बम फोड़ सकता है, तो ये थोड़ी वेट करना जब बम फोड़ेगा तब गिरफ्तारी करनी है। तो शक के आधार पे जब गिरफ्तारी हो जाती है तो कौन सी होती है? प्रिवेंटिव। और जब अपराध के बाद होती है, जब अपराध कर दिया है उसके बाद होगी, वो कौन सी होती है? पुनिटिव। इसमें जो डिटेंशन, जब भी आपको अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो इसमें ऑर्डिनरी कानून से किया जाता है। ऑर्डिनरी लॉ जो एट प्रेजेंट लॉ चल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसकी गिरफ्तारी किस कानून से होगी? एट ऑर्डिनरी। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से जिसकी गिरफ्तारी होती है, इसकी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के माध्यम से। स्पेशल टाइप के एक्ट होते हैं, इनकी इस एक्ट के अंदर होती है, याद रखिए। तो दो पता चला, दो तरह की डिटेंशन बताई है आर्टिकल 2 में, एक पुनिटिव एक प्रिवेंटिव। पुनिटिव वो वाली डिटेंशन है जो अपराध के बाद गिरफ्तारी हो रही है, ये ऑर्डिनरी कानून से होती है कि जो बता रही है। और प्रिवेंटिव जो क्राइम करने से पहले गिरफ्तार कर लिया आपको शक के आधार पे, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होते हैं, स्पेशल इसीलिए बनाए जाते हैं, उसी के तहत होती है। तो एक एक करके दोनों डिटेंशन पढ़ लेंगे तो आर्टिकल ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। याद रखिए जो पुनिटिव डिटेंशन है, पुनिटिव डिटेंशन है, ये आर्टिकल 22 के सब क्लोज 1 से लेके सब क्लोज 3 तक है। और जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये 22 के 4 से लेके सब क्लोज 4 से लेके 22 के सब क्लोज 7 तक है। तो एक एक करके एक एक क्लोज पढ़ते हैं। तो ये मैंने पहले बता दिया, पहली डिटेंशन कौन सी है? पुनिटिव। और दूसरी कौन सी है? प्रिवेंटिव। पहले कौन सी पढ़ते हैं? पुनिटिव डिटेंशन। अब पता चल गया था पुनिटिव डिटेंशन कौन सी होती है। अब एक एक करके इसको प्रोसीजर देखते हैं। पहली डिटेंशन है पुनिटिव डिटेंशन। ये तब है कब? आफ्टर क्राइम। और इसके अंदर जो भी आपका अरेस्ट हो रहा है, डिटेन हो रहे हैं, तो किस मैटर से होंगे? ऑर्डिनरी लॉ से। स्पेशल कानून नहीं बनेंगे, जो एट प्रेजेंट कानून है आपको अरेस्ट करने के लिए, क्राइम के लिए, उसी से होगी। तो अब 22 का सब क्लोज 1, 22 का सब क्लोज 1 बोलता है का सब क्लोज 1 कि अगर कोई भी व्यक्ति को आप क्राइम करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, जब आप उसको गिरफ्तार करने आए, जिस ग्राउंड के आधार पे उसकी गिरफ्तारी हो रही है वो ग्राउंड उसको बताए। कि मेरे को अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ किसी ने एफआईआर कर दी, तो पुलिस पहले मेरे को एफआईआर दिखाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी करेगी कि हाँ हमारे पास
आपके नाम की एफआईआर हुई है, ग्राउंड है, ये देख लीजिए। इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ एफआईआर की है क्योंकि उसने बोला है आपने कोई क्राइम कर दिया है। तो पहला क्या है कि जिसकी भी क्राइम के बाद आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं, अगर वो व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो पहले उसको क्या बताइए, गिरफ्तारी किस आधार पे हो रही है उसका ग्राउंड बताओ। उसके बाद गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको लीगल, जो लीगल अधिकारी होता है, वकील रखने की परमिशन दी जाए। देखिए अब मान लीजिए मेरे को गिरफ्तार कर लिया है, बता दिया है हाँ जी ये व्यक्ति है, इन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर की थी, ले गए पकड़ के। तो मेरे को देखिए बेल लेनी है तो कुछ भी करना है तो मेरे लिए कौन काम करेगा, मेरा वकील। तो पहले ही क्या बोल दिया कि उस व्यक्ति को क्या बताओ, जिस आधार पे उसकी गिरफ्तारी हो रही है ग्राउंड बताओ। दूसरी बात, उसको अपनी मर्जी का वकील रखने की परमिशन दी जाती है। तो 22 का सब क्लोज बंद था कि जब व्यक्ति की कॉग्निटिव डिटेंशन के अंदर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो उसको ग्राउंड बताओ और उसको अपनी मर्जी का वकील रखने की परमिशन दो। दूसरी बात, 22 का सब क्लोज 2 के अंदर बोला कि जब भी आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हो तो 24 घंटे के अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। 24 घंटे से ज्यादा आप उसको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते, आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जैसे मान लीजिए आज तारीख है, कितनी तारीख है, 17। आज 17 तारीख को पुलिस ने मेरे को 1 बजे गिरफ्तार किया, तो मेरे को वो जेल में कब तक रख सकती है, कल 18 तारीख को 1 बजे तक। इस 24 घंटे के अंदर उनको, पुलिस वाले को, मेरे को जज के सामने पेश करना होगा, क्योंकि मैंने मजिस्ट्रेट बोली थी तो जज बोली थी, जज के आगे पेश करना होगा क्योंकि मैंने क्राइम किया है या नहीं किया है ये तय जज करेंगे पुलिस वाले ने। पुलिस छुट्टी का भी होता है वो पता चले तो कोई बताने लगा। ये सारा का सारा मैटर कि मैंने क्राइम किया है या नहीं किया है कौन बताएगा, जज। पुलिस वाले का काम है मेरे को पकड़ के कहां पे लेके जाना। तो आप सिर्फ 24 घंटे तक मेरे को कस्टडी में रख सकते हो, 24 घंटे के अंदर। अगर बीच में देखिए, अगर बीच में कोई छुट्टी आ जाती है तो वो काउंट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मेरे को शनिवार को अरेस्ट किया, बीच में संडे की छुट्टी आ गई, तो 24 घंटे शनिवार, ये संडे वाले सारे के सारे 24 घंटे माइनस हो जाएंगे, ये छुट्टी वाला तो काउंट ही नहीं होगा। तो शनिवार को अगर 2 बजे मेरे को गिरफ्तार किया था तो इनके पास मंडे को 2 बजे तक मेरे को जज के सामने पेश करना होगा। तो बीच में छुट्टी, और देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को गिरफ्तार उन्होंने किया कांगड़ा में और पेश करना है धर्मशाला में, तो ये मेरे को अपनी गाड़ी में लाए, गाड़ी में लाने के लिए 3 घंटे का टाइम लगा, ये भी 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होगा। जो ट्रेवलिंग टाइम और हॉलीडे टाइम होता है वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या है, जब भी आप व्यक्ति की गिरफ्तारी करें जिसने अपराध कर दिया है, पहले उसको क्या बताओ, उसका ग्राउंड। दूसरी बात, उसको वकील रखने की परमिशन दी जाए। तीसरी बात, उसको 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश किया जाए। उस 24 घंटे में कौन कौन सा टाइम इंक्लूड नहीं होगा, जो ट्रेवलिंग टाइम जितना मेरे को लाने में लगा, जैसे मान लीजिए जैसे मेरे को कस्टडी में रख दिया था उन्होंने, 12 बजे मेरे को कस्टडी से गाड़ी चला दी और 1 बजे कोर्ट में पहुंचाया, तो 1 घंटा ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये भी ट्रेवलिंग में गया ना, ट्रेवलिंग और हॉलीडे टाइम काउंट नहीं होगा। तो ये सब क्लोज एक में बताना होता है, ग्राउंड और लीगल अधिकारी रखना है, दूसरा 24 घंटे वाला। अब इसका तीसरा सब क्लोज देखिए, जो 22 का सब क्लोज 3, 22 का सब क्लोज 3 है वो एक्सेप्शन बताता है, और ये मैं सिटीजनशिप में पढ़ा चुका था आपको, अब पता नहीं कितनों को याद है। ये बताता है एक्सेप्शन, जो भी ये ऊपर आपको फैसिलिटी मिल रही है ये किसको नहीं मिलेगी। अगर किसी की गिरफ्तारी, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर दी है जो एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, मैंने पहले बोला था एक होते हैं फ्रेंडली एलियन, दूसरे कौन से होते हैं, एनिमी एलियन। अगर वो एनिमी कंट्री से है तो ना तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्यता है, और ना ही उसकी गिरफ्तारी का ग्राउंड बताना है, ना ही उसको वकील।
जैसे अजमल कसाब जी जब आए थे इंडिया में, उन्होंने बम मारा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको 24 घंटे के अंदर, हाँ वकील रखने की परमिशन मिल सकती है, पर ऐसा नहीं है कि उनको गिरफ्तारी का ग्राउंड देना। तो जो एक सेक्शन है कि ये जो पीछे आपको बोला है कि जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है तो उसको पहले उसका ग्राउंड बताओ, किस आधार पे हुई, उसको वकील रखने की परमिशन 24 घंटे के अंदर जज के सामने लेके जाओ। उन्होंने 22 के साथ क्लोज 3 में एक्सेप्शन दे दी कि अगर आप ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहे हैं जो कहां से आता है, आपकी दुश्मन एनिमी कंट्री से आता है, जैसे मान लीजिए एनिमी कंट्री कौन से, जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, पाकिस्तान, चाइना, ऐसे हैं, तो उस केस में आपके पास ना तो 24 घंटे वाली सीमा का पालन करना है, ना ही उसको ग्राउंड बताने, आगे बात कार्रवाई चलेगी तो उनको वकील रखने की परमिशन दे दी, अपनी मर्जी के लिए सरकारी वकील वगैरह मिल जाएगा उनके पास। अगर गिनती नहीं हुआ तब तो फिर गलत नहीं होगा। एनिमी एलियन को कुछ फैसिलिटी हम नहीं देते हैं, ये तो मैंने आपको सिटीजनशिप में ही बता दिया है, ये वाला कि आर्टिकल 22 किसको नहीं मिलता है, एनिमी एलियन को नहीं मिलता। अरे जिनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, पाकिस्तानी कब से उनको ऐसा कुछ होने लगे, अगर मान लीजिए पाकिस्तान का कोई बेकसूर भी है तो वो तो फिर उस देश की गलती हुई ना, तुमने अपना पूरे विश्व में जो छवि बनाई है वो आपकी जनता भी भुगत रही है। अब जैसे सिविक सेंस के मामले में पूरा का पूरा हिंदुस्तान सुनता है, तो पूरा का पूरे हिंदुस्तान की थोड़ी है, कुछ एक लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, इसलिए छवि बन चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान पढ़ लिख गया पर सिविक सेंस आज भी नहीं आई, तो वो फिर कंट्री की गलती होती है उस मामले में। ये था, देखिए ये पहली डिटेंशन मैंने पहले ही बता दिया था कि जो पुनिटिव डिटेंशन है ये कितने से कितने चलती है, 22 के सब क्लोज 1 से लेके 3 तक। तो अब अगली डिटेंशन कौन सी है, क्योंकि पहला क्लोज भी पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया और तीसरा भी पढ़ लिया, तो अब अगली डिटेंशन कौन सी होगी, प्रिवेंटिव। अगली कौन सी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये तब है अपराध करने से पहले, बिफोर क्राइम। इसका मकसद क्या था कि आपको अपराध करने से रोकना है, और इस केस में जब भी आपकी गिरफ्तारी होगी तो किस लॉ के अंदर होगी, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर। तो इसका देखिए, इसके बारे में सबसे पहले लिखा है 22 के सब क्लोज 4 में कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहे हो तो आप सीधा उसकी गिरफ्तारी 3 मंथ तक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, अगर गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हुई है तो आपको 3 महीने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा, 3 महीने के लिए आपको नजरबंद कर दिया जाएगा, ये तक पता नहीं होगा आप कहां पे, सरकार ने आपको कहां रखा है इसकी भी जानकारी। आपको लगता है कि ये 3 महीने से टाइम को और आगे एक्सटेंड करना है, मेरे को 6 महीने तक लेके जाना है, तो आप एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेंगे। अगर एडवाइजरी बोर्ड जितनी परमिशन दे सकता है, देखिए पहले बोला सीधा गिरफ्तारी कितने नजरबंद कितने टाइम के लिए कर दीजिए, अगर आपको इससे भी ज्यादा एक्सटेंड करना है, 24 के 4 में, सॉरी 22 के 4 में ही लिख दिया, तो किससे एडवाइस लोगे, एडवाइजरी बोर्ड। और ये एडवाइजरी बोर्ड बनेगा हाई कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट के जज के बराबर जो भी व्यक्ति, देखिए हाई कोर्ट के जो भी जज होगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा, या कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता होगा वो इस एडवाइजरी बोर्ड में होगा। और एडवाइजरी बोर्ड अगर सरकार को परमिशन दे देती है, उसने बोल दिया हाँ इस व्यक्ति को ये ज्यादा खतरनाक है, अभी भी इसको दुनिया के सामने मत लिया, जब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको डिटेन किया जाता है तो ये भी पता नहीं होता आपको रखा कहां गया, तो देखिए 3 महीने के लिए तो पहले ही कर दिया था, अब एडवाइजरी बोर्ड ने बोल दिया है कि इसको 6 महीने के लिए करें, तो 6 महीने के लिए हो जाए। तो पहला क्या है, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आपकी गिरफ्तारी या डिटेन होते हो तो 3 महीने के लिए डिटेन हो जाते हो सीधा, 3 महीने तक आपको किसी जज जूज के सामने पेश नहीं करना है, और अगर सरकार को लग रहा है 3 महीने से ज्यादा भी एक्सटेंड करना है तब एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेके वो जितना चाहे उतना कर सकती है। ये था इसका पहला क्लोज। उसके बाद 22 के 5 में बोला गया है कि अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी पर्सन को डिटेन किया है और आप तो देखिए सरकार तो उधर जा रही है, तो अगर वो व्यक्ति आप ग्राउंड पूछता है तो उसको ग्राउंड बता दीजिए, और ग्राउंड के साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन, अपना रिप्रेजेंट, जो भी उसको अपना रिप्रेजेंटेशन देनी है, ग्राउंड बता दीजिए कि हाँ आप धर्मशाला में
बम फोड़ने जा रहे थे, इस कारण आपको हमने डिटेन किया है। आप एक पेज पे प्रेजेंटेशन दे दीजिए कि क्या मकसद था आपका। अगर आपका मकसद ये नहीं है और आपको हमने गलत व्यक्ति को उठा लिया है, तब आपको जज के सामने पेश कर देंगे हम। तो देखिए दूसरा क्या बोलता है 22 का कि जब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर रहे हैं, अगर वो ग्राउंड पूछता है तो बता दीजिए और उसके बाद उसको अपना रिप्रेजेंटेशन करने का कि उसको बता दीजिए कि हाँ आप धर्मशाला में बम फोड़ रहे थे इसलिए गिरफ्तार। आप एक पेज पे लिख दीजिए कि आपका मकसद क्या था, कि सच में आप फोड़ रहे थे या किस संस्था से आपको गाइडेंस मिली थी, जो भी है, तो उसको क्या मौका दे दीजिए रिप्रेजेंटेशन का। और अगर ग्राउंड पूछता है तो जो 22 का 6 है वो 5 की 22 के 5 की एक्सेप्शन है कि अगर जनरल पब्लिक के हित में नहीं हुआ आपके डिटेंशन का ग्राउंड बताना, तो हम आपके डिटेंशन का ग्राउंड नहीं बता सकते। जैसे मैंने बोला ये व्यक्ति जो डिटेन किया है, अगर ये ग्राउंड पूछता है तो बता दीजिए, पर देखिए अगर ग्राउंड बताने के बाद उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दे दीजिए। अगर याद रखिए इस व्यक्ति को जो ए पर्सन है इसको डिटेन किया है और इसका ग्राउंड बताना जनरल पब्लिक के हित में नहीं, इसलिए सरकार उसका ग्राउंड नहीं बता सकती। ठीक है, उसके बाद 22 का 7 जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना सकती है और इस एक्ट के अंदर मैक्सिमम सीमा तय कर सकती है कि एक व्यक्ति को आप कितने टाइम तक डिटेन कर सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड अगर जिस कानून के अंदर इस व्यक्ति की अरेस्ट हुआ है उससे ज्यादा डिटेंशन की लिमिट नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई ए कानून पास किया और ए कानून से बी व्यक्ति को डिटेन किया, जो डिटेंशन का ए कानून था इसके अंदर बोला गया था हम मैक्सिमम 1 साल के लिए व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, तो पहले 3 महीने के लिए डिटेन कर लीजिए सीधा। एडवाइजरी बोर्ड जब से एक्सटेंशन आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, तो इस केस में एडवाइजरी बोर्ड मैक्सिमम कितनी दे सकता है 1 साल। जितना पार्लियामेंट के एक्ट, जिस एक्ट से पार्लियामेंट ने जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया है उसने जितनी मैक्सिमम सीमा लगाई है एडवाइजरी बोर्ड उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे सकता। जिस कानून के अंदर उसकी गिरफ्तारी हुई है उस कानून में अगर मैक्सिमम बोला गया कि हम डिटेन 1 साल के लिए कर सकते हैं तो उतनी ही लिमिट। अब मैं ये बता दूंगा कि पार्लियामेंट ने कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास किए हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको उनके ईयर वाइज लगाना है, एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं और फिर अपनी क्लास खत्म करेंगे। देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, तो देखिए आर्टिकल 22 में पर्सन को क्या दी गई, कहां से प्रोटेक्ट किया गया है, जब वो क्या हो जाता है अरेस्ट और डिटेन। मैंने बोला कितने टाइप की डिटेंशन है इसमें, 2 तरह की, कौन सी है पुनिटिव और प्रिवेंटिव। जो पुनिटिव डिटेंशन है ये कब होती है, आफ्टर कमिटिंग क्राइम, और इसके अंदर जो डिटेंशन होती है वो किस कानून के अंदर होती है, ऑर्डिनरी। उसके बाद जो प्रिवेंटिव है ये कब होती है, जब पर्सन को किससे रोकना है, प्रिवेंट किससे करना है, कमिटिंग क्राइम, कि क्राइम करने से रोकना है, तो पहले गिरफ्तार कर लोगे तभी तो रोक पाओगे। तो इसकी डिटेंशन किस एक्ट के अंदर होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। उसके बाद देखिए 22 के दो मतलब वही है कि फर्स्ट पार्ट है जो ये 22 का वो किससे डील करता है कि पर्सन को जब डिटेन किया जा रहा है कब, ऑर्डिनरी लॉ के, तो कौन सी डिटेंशन, पुनिटिव। तो देखिए इसके अंदर देखिए सब क्लोज 1, तो क्या बोल रहा है कि जब पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है और अगर वो अपना इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि किस आधार पे मेरे को किया है, तो उसको क्या कहिए, उसका ग्राउंड बता दीजिए। ग्राउंड के साथ साथ उसको क्या रखने की परमिशन दे दीजिए, अपनी मनपसंद का वकील। दूसरी बात, जब उसको अरेस्ट किया जाता है विद इन द 24 आवर किसके सामने पेश की थी, जज के सामने की। कौन सा टाइम इंक्लूड नहीं होगा, ट्रैवल और हॉलीडे वाला। और उसके बाद देखिए 3 में एक्सेप्शन है कि ये वाले जो ऊपर मैंने 2 राइट बताए ये किसको नहीं मिलेंगे, ये किस नहीं मिलेंगे, कौन से, जो एनिमी एलियंस होते हैं उनको नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो दूसरा पार्ट है इसका वो किस डिटेंशन के लिए है, वो किसके लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पहले क्या है
नो पर्सन डिटेन मोर देन 3 months. आप 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते। कब? विदाउट द अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठेगा? जज ऑफ हाई कोर्ट, जब प्लस जो व्यक्ति इसकी क्वालिफिकेशन रखता हो। दूसरी बात, अगर आपने डिटेन किया है पर्सन, वो आपसे क्या मांगता है? ग्राउंड पूछता है, तो उसको ग्राउंड बता दीजिए और प्लस अपना पक्ष रिप्रेजेंटेशन देने का दे दीजिए। पर इसी की एक्सेप्शन, जो इसकी एक्सेप्शन है वो कहाँ लिख दी? 6 में क्या बोल दिया? अगर इसका जो अथॉरिटी को लगता है कि इसका ग्राउंड बताना पब्लिक इंटरेस्ट के एंगेस्ट है तो नहीं बता सकती। उसके बाद साथ में क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बना सकती है। और जब जिस कानून की सीमा 1 साल से ज्यादा होगी, तो एडवाइजरी बोर्ड होता है उससे ज्यादा परमिशन नहीं दे सकता। अब पार्लियामेंट ने जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की, बहुत बार पूछे गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो पार्लियामेंट में पूछा, सीधा ईयर पूछते हैं मिलाने को। जो सबसे पहला आजाद भारत का प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून आया था 1950 में, इससे गिरफ्तारी के गोपालन जी की हुई थी और ये एक्सपायर, देखिए इसका क्या था, एक्सपायर कब हो गया? 1969 में। एक्सपायर क्यों हो गया? जो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था 1950 का, ये 1 साल के लिए था और हर 1 साल के बाद सरकार को रिन्यू करना पड़ता था। तो 69 में सरकार ने इसको रिन्यू नहीं किया, इसलिए ये खत्म हो गया। 1950 में आया, हर 1 साल बाद सरकार रिन्यू करती रही, 69 तक किया, उसके बाद नहीं किया। उसके बाद नया बनाया, देखिए कौन सा है? मीसा, किसने गांधी ने बनाया था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। कब बनाया था? 70। खत्म कब हो गया? क्योंकि 77 में चलता। देखिए इसको मजाक में क्या बोला जाता था कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां किससे की थी? लोगों को सीधा 3-3 महीने के लिए डाल दिया था और ना तो किसी को पूछना है, तो इसलिए इसको मजाक में बोला जाता है मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट। क्यों? क्योंकि आई से इंदिरा और सबसे ज्यादा उसमें कौन थे? संजय गांधी, इसलिए। और इसी एक्ट के तहत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी पैदा हुई थी। उन्होंने इस एक्ट को, क्योंकि इतने तंग थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम इसी एक्ट से रख दिया था मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव। उनकी जो बड़ी बेटी है उनका नाम मीसा भारती है ना, इसी एक्ट से पड़ा है। उसके बाद देखिए ये कॉफी पोसा, ये तो उसके लिए था, स्मगलिंग वगैरह के लिए। तो ये कब पास किया गया था? 4 में। उसके बाद देखिए ये अभी भी चलता है कॉफी पोसा। तो उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब पास किया गया? 1980 में। टाटा, टाटा की फुल फॉर्म आपका काम है, होमवर्क है टाटा की फुल फॉर्म देखना। ये 1985 में था, टेररिज्म से रिलेटेड था। राजीव गांधी जी ने पास किया था। क्यों किया था? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। और ये खत्म कब कर दिया? 1995 में। कोटा ये एनडीए गवर्नमेंट ने पास किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। खत्म कब कर दिया इसको? 2004 में। एक और एक्ट है जो नीचे दिख नहीं रहा, इधर लिख देता हूं, यूएपीए। ये 1967 में पास किया गया था। और अभी एट प्रेजेंट सरकार जितनी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से गिरफ्तारियां करती है, यूएपीए से करती है। कि यूएपी लगा है, सुना होना आपने न्यूज में। और इसको अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है यही है। तो ये पूरा का पूरा राइट टू फ्रीडम था। इसके बाद कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।